नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक और ये नाटक आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा है और असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी में भी लगा है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और हिंदी ओशन अकेडमी टाइप करना होगा, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ से जाकर के आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये लेटेस्ट ई बुक है, आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और इसकी अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो 7209973250 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक ये तो सभी को पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म होता है 1889 में। कब होता है इनका जन्म? 1889 में। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष अगर देखा जाए तो 1931 में है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कितने अंक है? चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं। ठीक है, 4 अंक हैं इसमें। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। तो कुल मिलाकर कितने दृश्य हो जाते हैं? 44 दृश्य। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीवाईक्यू प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने अंक है? 4 अंक हैं। अगर 4 अंक में विभाजन किया जाए कि 4 अंकों में पहले अंक में 11 है, दूसरे अंक में 10 है, तीसरे अंक में 9 है और चौथे अंक में 14 अंक है। तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं कितने दृश्य? 14 दृश्य। ठीक है। चंद्रगुप्त में 25 वर्षों का इतिहास समाहित है। कितने वर्षों का इतिहास समाहित है? 25 वर्षों का। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त को धीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा कि जो चंद्रगुप्त हैं वो उनको धीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित करते हैं। यह नाटक प्रारंभ में कल्याणी परिणय के नाम से लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चंद्रगुप्त नाटक है ये पहले किस नाम से लिखा गया था? कल्याणी परिणय। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद जी के कुछ नाटक हैं, उन नाटकों को आप देख लीजिए। सज्जन 1911 में प्रकाशित हुआ, कल्याणी परिणय 1912 में जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। क्या? कल्याणी परिणय। और इसी के पहले नाटक ये लिखा गया था, इसी नाम से लिखा गया था। प्रायश्चित 1913, करुणालय 1913, राजश्री 1915, विशाखा 1921, अजात शत्रु 1922, कामना 1923 में लिखा गया और प्रकाशन 1927 में हुआ। याद रखिएगा, 23 में लिखा गया था, प्रकाशन 27 में। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, स्कंदगुप्त 1928, ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अगली कक्षा में हम लोग स्कंदगुप्त नाटक पढ़ेंगे। एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933, अग्निमित्र इनका नाटक है जो कि अपूर्ण है। ठीक है, पूरा नहीं है। इनका काव्य देखा जाए तो खंड काव्य प्रेम पथिक है, 1909 में प्रकाशित हुआ था और महाराणा का महत्व 1914 में। ठीक है, ये खंड काव्य है, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। काव्य नाटक करुणालय है, याद रखिएगा, करुणालय इनका गीति नाट्य है। ठीक है, काव्य नाटक या गीति नाट्य बोल सकते हैं इसको, गीति नाट्य 1913 में प्रकाशित हुआ। महाकाव्य इनका कामायनी है जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इकाई 5 में हिंदी कविता में। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। मुक्तक काव्य इनके हैं कानन कुसुम, प्रथम प्रकाशन 1913 ईस्वी में और दूसरा संस्करण इसका 1918 में, तीसरा संस्करण 1929 में। तो 3 संस्करण इसके हो चुके हैं। चित्राधार इनका मुक्तक काव्य 1918 में प्रकाशित हुआ। गीति काव्य झरना 1918, कई बार ये आप पूछा जाता है इसका प्रकाशन वर्ष झरना का। आंसू 1925, आंसू भी आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी है। लहर 1933। कहानी संग्रह इनका छपाई के नाम से याद रखिएगा। किस नाम से? छपाई। ठीक है, छा से हो गया छाया, फिर पा से हो गया प्रतिध्वनि, आ से आ की मात्रा से हो गया आकाशदीप और आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा तो ये आप भूलेंगे नहीं। छाया जो है वो 1912 में, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1933, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936। ठीक है, बड़ा की मात्रा है ना, तो बड़ा इस तरीके से याद करिएगा। आ से पहला आकाशदीप हो जाएगा और बड़े एक मात्रा से आंधी हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ये आया है आ, तो मान के चलिएगा आकाशदीप और आंधी, कंफ्यूजन नहीं होगी। इस प्रकार से मैंने याद किया था इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उपन्यास इनका कंकाल 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में और ईरावती 1938 में। इनका जो चंपू काव्य है वो है उर्वशी, याद रखिएगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी कृति है और उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी कृति है। तो ये जो चंपू काव्य है ये लिखा है किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने 1909 में। बब्रू वाहन भी इनका चंपू काव्य है।
चलिए, तो ये हो गई जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाओं की बातें। अब हम बात करेंगे मेन कंटेंट में। मेन जो जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, उसकी समीक्षा, उसका पात्र परिचय हम लोग जानेंगे। प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत प्रौढ़ नाट्यकृति चंद्रगुप्त है। तो सबसे विस्तृत और प्रौढ़ नाट्यकृति है कौन सी? चंद्रगुप्त। प्रसाद जी ने 1912 में कल्याणी परिणय शीर्षक एक लघु नाटिका लिखी थी। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटिका को कुछ परिवर्तन करके इसी नाटक में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो एक लघु नाटिका लिखी थी कल्याणी परिणय, तो उसको अंक में शामिल कर लिया गया, चंद्रगुप्त नाटक के ही अंक में शामिल कर लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पहले अगर इसी वजह से बोला जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक को लिखने से पहले इन्होंने किस नाम से लिखा था? तो कल्याणी परिणय के नाम से लिखा था। लघु नाटिका थी, मतलब छोटी नाटिका थी, जिसमें कुछ परिवर्तन करके इसी नाटक में, मतलब चंद्रगुप्त नाटक में शामिल कर लिया था। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट? इसका प्रकाशन तो मैंने आपको बता ही दिया है, 1931 में हुआ था। इस नाटक में 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं, इनमें गीतों की संख्या 13 है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, गीतों की संख्या कितनी है? 13। प्रथम अंक में 11, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य। बार बार मैं कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत आसान है। 4 अंक है तो पहले 11, 10, 9 और लास्ट में 14। ठीक है, अनंग वेदी वसुधा कुल्या जलधि स्थली चा पातालम वल्मीकश्च सुमेरु कृत प्रतिज्ञस्य वीरस्य, ये हर्ष चरित्र। ये जो संस्कृत का श्लोक है, याद रखिए कि संस्कृत का श्लोक भी आजकल पूछ लिया जाता है कि किस कृति में आया है। तो ये चंद्रगुप्त नाटक में ये हर्ष चरित्र की पंक्ति आई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं नाटक के जो पुरुष पात्र हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले पात्र हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है इनको। मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, ये मुख्य पात्र के रूप में है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का नाटक का नायक है, जो निर्भीक है, दृढ़ है और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। नंद मगध का सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य, वररुचि मगध का अमात्य, शक्टार मगध का मंत्री, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस, सिंहरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार, जो गौड़ पात्र है सिंहरण, सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनिसाक्रेटीज सिकंदर का सहचर, देवबल नागदत्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो बिल्कुल इस समय गौड़ पात्र है उनको ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, देवबल और नागदत्त ये भी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं, मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं ये। साइबर्तियस मेगास्थनीज ये यवन दूत हैं। गांधार नरेश आम्भिक का पिता, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दांडायन एक तपस्वी। ठीक है, तो ये सारे ही पुरुष पात्र हो गए चंद्रगुप्त नाटक के। प्रश्न घुमाने के लिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी में से तीनों के पात्रों को पात्र में कंफ्यूजन होता है, तो एक आप चार्ट बना लीजिए, स्कंदगुप्त के स्त्री पुरुष पात्र, और फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, फिर ध्रुव स्वामिनी। इस प्रकार से आप अगर चार्ट बना लेते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, तो एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सेग्रीगेट कर पाएंगे कि कौन सा पात्र किसमें किस नाटक में है। ठीक है, ऐसे पढ़ने से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपने नाटक नहीं पढ़ा है, नाटक पढ़ लेते हैं तो फिर पात्रों को रटने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है या स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्त्री पात्र की बात करें तो अलका है तक्षशिला की राजकुमारी, कल्याणी मगध राजकुमारी, नीला लीला कल्याणी की सहेलियां हैं, इनका जिक्र आया था एक बार, नीला लीला का। मालविका सिंधु देश की कुमारी मुख्य नारी पात्र है। मालविका एक संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री है। कौन? मालविका। कार्नेलिया सिल्यूकस की पुत्री है, एलिस कार्नेलिया की सहेली है। ठीक है, तो ये पात्र की चर्चा हो गई। इससे पहले हम लोगों ने मुख्य बिंदु देख लिए हैं। चंद्रगुप्त नाटक की कथा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। ठीक है, क्योंकि 4 भाग है ही इसके चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है, 4 से चंद्रगुप्त, 4 से 4 भाग, इस तरीके से याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। कितने अंक है? 4। सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन। दूसरा है मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन। तीसरा है चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। चौथा है आक्रमणकारी सिल्यूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। तो पूरे नाटक में ये 4 भागों में विभक्त किया गया है कि पूरे नाटक के चारों भागों में क्या क्या है वो आपको एक लाइन में बता दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी जो समीक्षा है वो देख लेते हैं, और ये समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको ज्यादातर आइडिया हो जाता है इस नाटक में क्या है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के राजनीतिक कथा के साथ साथ अन्य कई कथाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे सिंहरण कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त मालविका की कथा,
चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा, शक्तार नंद की कथा, पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा। तो बहुत सारी कथाएं मिलकर के ये पूरा नाटक तैयार होता है। चंद्रगुप्त का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का विनाश, सिल्युकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। ठीक है, तो ये 4 ऐतिहासिक घटनाएं हैं: अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का विनाश, सिल्युकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा। कार्य व्यापार के 2 प्रमुख केंद्र हैं, पहला है मगध और दूसरा है तक्षशिला। मगध में नंदविलासी और अत्याचारी है। शक्तार, चाणक्य, चंद्रगुप्त उसके विरोधी हैं। तो कौन कौन विरोधी हैं नंद के? शक्तार, चाणक्य और चंद्रगुप्त। शिखा खींची जाने पर चाणक्य नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा करता है। शिखा मतलब जो चोटी है चाणक्य की, उसको खींच लेता है ना, खींच के बाहर निकाल देता है राजसभा से। तो वो प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं इसका नाश करके रहूंगा। कौन? चाणक्य। उधर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण होता है। पर्वतेश्वर सिकंदर का सामना करता है। आंभीक सिकंदर से मिल जाता है। पर्वतेश्वर और सिकंदर में संधि हो जाती है। तक्षशिला के गुरुकुल में चंद्रगुप्त, मालव राजकुमार सिंहरण, गांधार का राजकुमार आंभीक और राजकुमारी अलका तथा चाणक्य एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं। चाणक्य की नीति के परिणाम स्वरूप मालव राजकुमार सिंहरण तथा शूद्रक गणराज्य मिलकर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में अलक्षेंद्र का भीषण प्रतिरोध करते हैं। वह घायल होता है और लौट जाता है। गांधारी राजकुमारी अलका भाई का विरोध करके इन लोगों के साथ है। उसका सिंहरण से ब्याह हो जाता है। किसका? अलका का सिंहरण से ब्याह हो जाता है। अब चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व निखर उठता है। वह मगध कुमारी कल्याणी, ग्रीक कुमारी कार्नेलिया तथा सिंधु देश की स्वर्गीय कुसुम मालविका तीनों के आकर्षण का केंद्र बनता है। चाणक्य आधे मगध का लोभ देकर प्रवर्तक को अपनी ओर कर लेता है। विद्रोह की तैयारी पूरी होने पर मगध नरेश की राजसभा में चाणक्य, शक्तार, चंद्रगुप्त पहुंचते हैं। नंद का एकमात्र सहायक मंत्री राक्षस चाणक्य की कूटनीति तथा नंद की मूर्खता के कारण नंद द्वारा पहले ही बंदी बना लिया गया है। तो नंद द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं ये चाणक्य की कूटनीति राक्षस को। ठीक है, इससे प्रजा में असंतोष है। शक्तार नंद की हत्या करता है। याद रखिएगा, कौन नंद की हत्या करता है? शक्तार नंद की हत्या करता है। पर्वतेश्वर कल्याणी द्वारा मारा जाता है। तो कल्याणी द्वारा कौन मारा जाता है? पर्वतेश्वर। साथ ही वह भी आत्महत्या कर लेती है। तो कौन आत्महत्या कर लेती है? कल्याणी पहले पर्वतेश्वर को मारती है, फिर स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। राक्षस दक्षिणा पथ से लौटते हुए चंद्रगुप्त को मारने का कुचक्र रचता है। बेचारी मालविका जो चंद्रगुप्त की प्रेमिका है, इस कुचक्र से चंद्रगुप्त की रक्षा करते हुए स्वयं आत्माहुति दे देती है। मतलब फिर जो मालविका है वो भी आत्माहुति दे देती है। सिल्युकस भारत पर आक्रमण करता है। आंभीक चंद्रगुप्त से मिल जाता है। सिल्युकस हार जाता है। उसकी पुत्री कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का ब्याह होता है। तो किसका किसका ब्याह होता है? चंद्रगुप्त का कार्नेलिया से। राक्षस प्रधान मंत्रित्व ग्रहण करता है। चाणक्य वन में चला जाता है। तो यहाँ पर फिर स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो ये पूरे नाटक की समीक्षा है, ये पूरे नाटक की कथा वस्तु एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं चंद्रगुप्त नाटक के जो प्रमुख कथन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कथन अक्सर बन जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक हो, स्कंदगुप्त नाटक हो, ये 2 नाटक ऐसे हैं, और अंधा युग नाटक है ना, और चौथा ध्रुवसानी से भी आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो चंद्रगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, अंधा युग और ध्रुवसानी, 4 नाटक आपके ऐतिहासिक नाटकों में आते हैं, और ये चारों ही नाटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजकुमार ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। इसका कथन है प्रथम अंक में, चाणक्य का कथन है। प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में चाणक्य का कथन। अगला है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का कथन है प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है ये। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। सिंहरण का कथन है प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो, क्यों नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के धन रसकन ढरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों से कलकल ध्वनि की गुंजारों में। प्रथम अंक द्वितीय दृश्य, सुवासिनी का कथन। अगला है, यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दें, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं।
एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। प्रथम अंक का 5वां दृश्य किसका कथन है? चाणक्य का। खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंदकुल के काल सर्पणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल निशेष न होगा। चाणक्य का कथन है प्रथम अंक के 5वें दृश्य से, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न में भी एचपीएससी का जब पेपर हुआ था, जो जो एग्जाम कैंसिल हुआ था जिसमें वर्तनी अशुद्धियां काफी थी, उसमें इस प्रकार से प्रश्न बने थे कि किस अंक का किस दृश्य का ये कथन है ना। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये नाटक को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। तब मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से न मांगूंगा, और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। चाणक्य का कथन है प्रथम अंक के 7वें दृश्य से। अगला है त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। किसका कथन है? चाणक्य का। सब ज्यादातर चाणक्य ऐसे कथन बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त के भी कथन है, चाणक्य के लेकिन ज्यादा कथन है। प्रथम अंक के 7वें दृश्य से। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? किसका कथन? चाणक्य जी का, प्रथम अंक के 7वें दृश्य से। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सिंचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। प्रथम अंक अलका का कथन है, ठीक है। 8वें दृश्य से। भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसका आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दांडायन का कथन है ये, प्रथम अंक के 11वें दृश्य से। तुम ही यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देव पुत्रों का भी अधिकार नहीं हो सकता। दांडायन का कथन है 11वें दृश्य से, प्रथम अंक के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत, 13 गीत आए हुए, ये तो सभी को पता है। अभी हम लोगों ने सुवासिनी का गीत देखा, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों। दूसरा है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया गाती है द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की न तनिक थी चाह। द्वितीय अंक में अलका गाती है ये। ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनना जानता है, बनाना जानता है। तृतीय अंक के दूसरे दृश्य से चाणक्य का कथन। अगला है मैं देखती हूं कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उसके अस्त्र हैं। तृतीय अंक के दूसरे दृश्य में कार्नेलिया बोलती है ये। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्भला जाते हैं। तृतीय अंक का 6ठा दृश्य चाणक्य का कथन। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। तृतीय अंक 9वां दृश्य चाणक्य का कथन। अगला है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चतुर्थ अंक प्रथम दृश्य चाणक्य का कथन। इंपॉर्टेंट, ये सारे ही कथन जो मैंने लिखे हैं ना कहीं पेपर में आ चुके कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आराम से पढ़िए, समझिए, पूरा नाटक को पढ़िए बढ़िया से, और उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो और भी ज्यादा आपके स्मृति पटल पर ये छपता चला जाएगा। अगला है विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं। चतुर्थ अंक चतुर्थ दृश्य चंद्रगुप्त का कथन। अगला है आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का द्वंद, कोई भी नहीं फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में चंद्रगुप्त का कथन। ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा में गाते कौन मनोहर राग। मालविका गाती है ये, चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में। अगला है मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। आनंद समुद्र में शांति द्वीप का आदिवासी ब्राह्मण मैं। चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे, अनंत आकाश वितान था। शस्य श्यामला कोमल विशंभरा मेरी शैया थी। बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धन था। चाणक्य का कथन चतुर्थ अंक के 5वें दृश्य में।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अलका गाती है, संवेद गायन होता है लेकिन अलका का गायन है ये। चतुर्थ अंक के छठे दृश्य में, वेरी इंपॉर्टेंट, चौथे अंक के छठे दृश्य में है ये। और आज का अंतिम कथन, मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। चतुर्थ अंक, छठा दृश्य, सिंहरण का कथन। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बैच लेकर के पूरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है हिंदी ओशन एकेडमी के नाम से। और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कभी भी कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।